गुड मॉर्निंग दोस्तों। वैसे ऐसी न्यूज़ सुनने के बाद गुड मॉर्निंग रह नहीं जाती है, पूरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, रूह तक कांप उठती है। हमारे समाज में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन फिर भी आए दिन कहीं ना कहीं ये सुनने को मिल जाता है कि किसी महिला के साथ बदतमीजी की गई, किसी के साथ छेड़छाड़ की गई, किसी के साथ दुष्कर्म किया गया, कहीं पे गैंग रेप हुआ। ऐसी घटनाएं आए दिन हमें देखने को मिलती हैं। हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में, और जब हम बेटी को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो वहाँ पे भी महिलाएं सेफ नहीं है, वहाँ पे भी हमारी बेटी हमारी बहन सेफ नहीं है। कभी टीचर, कभी स्टूडेंट, तो कभी कोई बाहर वाला उनके साथ बदतमीजी करता नजर आता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आईआईटी बच्चों की। यहाँ पे एक लड़की थी, वो नाइट वॉक के लिए निकलती हैं, तो तीन लड़के बाइक पे आते हैं और उनके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। उनको किस भी करते हैं, जबरदस्ती उनके कपड़े उतारते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं। और जब वो चिल्लाते हैं, उनको बचाने के लिए कोशिश करते हैं कि कोई मेरी हेल्प करे, जैसे वो आवाज लगाना शुरू करते हैं, चिल्लाना शुरू करते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि जान से मार देंगे तुमको, तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे, इस तरीके की धमकी देते हैं उसको। दोस्तों, आईआईटी को हमारे देश में बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक माना जाता है। पहली बात तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए ही बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। फिर जिनका एडमिशन हो जाता है, सामान्यतः ये माना जाता है कि उनका फ्यूचर सेट है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छे पैकेजेस में जॉब मिल जाता है। और आप देखेंगे अभी भी भारतीय समाज में महिलाओं को उतना भी ज्यादा आगे नहीं लेके आया गया है, इतना भी ज्यादा उनको छूट नहीं दी गई है। तो अगर इस तरीके से कुछ लोग को छूट मिल भी रही, कुछ बच्चियां जा भी रही पढ़ाई करने के लिए उच्चतर संस्थानों में, और उनके साथ इस तरीके की घटना देखने को मिलेगी, तो आप बताइए कि आने वाली पीढ़ी पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर ये घटना जो भी माँ बाप सुन रहे होंगे तो उनका दिल दहल गया होगा कि यार मैं अपनी बेटी को भेजूंगा पढ़ने के लिए, तो कहीं उसके साथ ऐसी घटना ना देखने को मिल जाए। जो भी भाई सुन रहा होगा उसका दिल दहल गया होगा कि कैसे कह दूं कि यहाँ चल जाओ, कैसे कह दूं कि यहाँ सेफ है। हर किसी को डर लगता है, तो अब और भी लोग डरेंगे। घटना एक लोग के साथ हुई, लेकिन इसका खामियाजा ना जाने कितनी लड़कियों को भुगतना पड़ेगा। ना जाने एक घटना कितने लोग के ऊपर इम्पैक्ट डालने वाली है। और बड़ी बात तो ये है कि जिन लोगों ने ऐसी घटनाएं की हैं, जिन्होंने ऐसी हरकत की है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि हाँ, हम काम कर रहे हैं, तलाश चल रही है, जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है। यहाँ पे एक अच्छी बात देखने को ये मिली कि जैसे ये घटना आई, संज्ञान में आई, वैसे ही सारे स्टूडेंट एक हो गए और इन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। और ये इनके लिए बहुत अच्छी बात है यार। कभी भी ऐसी घटना देखने को मिलना तो सबको सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। कम से कम यहाँ पे डिवाइड मत हो, यहाँ पे स्टूडेंट यूनिटी दिखनी चाहिए। अगर मान लीजिए यही लड़की, जब इन्होंने बता दिया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है, अब स्टूडेंट आपस में बढ़ जाते, कुछ कहते कि नहीं तुमने गलत किया होगा, तुम नाइट में टहलने के लिए क्यों गई, तुमने गलत किया, या इस तरीके से फिर कोई कहता धर्म जात के नाम पे बढ़ जाता, तो सोचिए कि क्या देखने को मिलता। यहाँ पे ये अच्छी बात देखने को मिल रही है कि ये स्टूडेंट आपस में बटे नहीं है, ये सब एक होकर के धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, और ये बहुत ठीक बात है। आप लोग को लग रहा हो कि मैं धरना प्रदर्शन को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं धरना प्रदर्शन से ज्यादा इनकी यूनिटी को सपोर्ट कर रहा हूँ। और इस तरीके की घटना अगर हमें देखने को मिलती है तो हम क्या कर सकते हैं? हम जाकर के उनको गोली से मार तो सकते नहीं है, तो हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? जब भी ऐसे कोई घटना सुनता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आती है कि जो सऊदी अरेबिया वाला कानून है ना, उसको लागू कर दो। यानी अगर कोई भी लड़की के साथ बदतमीजी करता हुआ दिखे तो सीधा सर काट के फेंक दो। 2 से 4 लोग के साथ करना, ज्यादा नहीं, बस 4 लोग के साथ ये घटना करो, बाकी के 4 लाख 4 करोड़ लोग अपने आप होश में आ जाएंगे। क्योंकि इनको पता है कि हमारे साथ तो कुछ होना है नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पुलिस पकड़ लेगी, फिर थोड़ा सा इधर उधर करके हम लोग छूट ही जाएंगे। चाचा विधायक है हमारे, ये चीज तो दिमाग में चलती ही रहती है। और हमारे चाचा विधायक है तो प्रेशर बनाएंगे, पुलिस वाले छोड़ ही देंगे। जो पुलिस वाले ईमानदारी से काम करने की कोशिश करेगा तो उसको कहीं ना कहीं फंसा देंगे, या उनको डरा धमका देंगे, या फिर उनको रिश्वत दे देंगे, इस तरीके से निकाल देंगे। लेकिन अगर इसी को लेकर के कानून इतना टाइट हो जाए कि अगर किसी भी स्त्री के साथ बदतमीजी करते हुए कोई दिखता है तो उनको सीधा सर काट के फेंक दिया जाए, तो अपने आप सब औकात में आ जाएंगे। अपनी घटना ही नहीं, अपने आप सब लिमिट में आ जाएंगी। यार, आईआईटी का कैंपस तक सेफ नहीं है, फिर बताओ बच्चे को कहाँ कोई पढ़ने के लिए भेजेगा? आईआईटी इतना अच्छा कॉलेज माना जाता है, मतलब ये होता है कि यहाँ से जिसने पढ़ लिया उसका फ्यूचर सेट है, इस तरीके की चीजें हैं। तो यहाँ पे आईआईटी का कैंपस तक सेफ नहीं, बताओ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ये बताई जा रही है कि जो लड़के थे, जो तीनों आए थे, वो बाहरी थे। अब आप बोलेंगे तब बाहरी लोग को एंट्री क्यों दी जाती है? रात का समय है, यहाँ पे रोड ऐसे जैसे होता नहीं कि यहाँ से रोड निकल रही है यूनिवर्सिटी के अंदर से, तो कई सारे लोग को इजाजत दे दी जाती है कि ठीक है आप लोग आइए जाइए, स्थानीय लोग हैं और क्या ही दिक्कत करेंगे। अब यहाँ पे क्या पता कि स्थानीय लोग रात में बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। और ये सारी चीजें लोगों का कहना है, स्टूडेंट का कहना है कि ऐसी घटनाएं एक दो बार और हो भी चुकी हैं। स्टूडेंट की सुरक्षा के साथ समझौता किया जा चुका है पहले भी, और हम लोगों ने पहले भी, जो कॉलेज के डीन है उनके समक्ष ये मामला उठाया था, पहले भी हमने कॉलेज प्रशासन के समक्ष ये मामला रखा था। तब भी आपने कोई ऐसी सुविधा नहीं दी, तब भी आपने कोई इसको सिक्योरिटी टाइट नहीं की। अगर आपने तभी कदम उठा लिया होता, तभी आपने सिक्योरिटी टाइट कर दी होती, तो शायद आज ये घटना नहीं हुई होती। दोस्तों, हम तो यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत आसान है। पर आप सोचिए, जिसके ऊपर ये चीज बीती है, जिसके साथ ये घटना हुई है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, उसकी मेंटल स्टेटस इस टाइम क्या होगी, वो किस हालात से गुजर रही होगी, कोई नहीं समझ सकता है। कहने का हर कोई कहेगा कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन समझ कोई नहीं सकता, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है ना, वही समझता है। अब बताइए, उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, वो सदमे में होंगी, पता नहीं वो अपने घर वालों से भी बात कर रही होंगी कि नहीं, क्या कंडीशन बनी होगी ना, वो कुछ सोच भी नहीं सकता। चलिए बढ़ते हैं आगे लेक्चर की तरफ। कल ये आप लोग का कोटेशन छूट गया था। बात की जा रही स्वास्थ्य पैसे की तरह है, जब तक हम इसे खो नहीं देते, हमें इसके मूल्य का सही अंदाजा नहीं होता।
पैसे और टाइम आप यहाँ पे कर सकते हैं कि टाइम की तरह जब तक हम उसको खो नहीं देते, जब तक टाइम हमें निकल नहीं जाता ना, तब तक हमें उसकी वैल्यू समझ नहीं आती है। इसी तरह से जब तक हमारे पास पैसा रहता है तब तक हम उसको कहीं पे भी यूज करते हैं बिना देखे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और फिर जब हमारे हाथ में पैसा नहीं रहता तब समझ आता है कि पैसे की वैल्यू क्या है। कभी 1 रुपए के लिए हमें लड़ना पड़ता है कि यार 1 रुपए नहीं है। कभी जब हमारे पास रहता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि 1 रुपए की बात है, चलो जाने दो। लेकिन कई बार होता है कि 1 रुपए नहीं था, इस वजह से हमें सामान नहीं मिला, 1 रुपए नहीं था, इस वजह से हमें कोई और चीज़ नहीं मिली। तो इस तरीके से दिक्कत देखने को मिलती है। इसी तरीके से हमारा स्वास्थ्य है। अगर हम खुद ही हेल्दी नहीं रहेंगे तो हम पढ़ाई क्या करेंगे, या कोई भी काम दुनिया का, मान लीजिए कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो अगर आप खुद ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, आप हेल्दी नहीं रहेंगे, तो आप कैसे वो काम करेंगे? आपका मन ही नहीं लगेगा, कहीं पे भी नहीं लगेगा। ये स्टेटमेंट जोश बिलिंग्स की है। तो ये सारे स्टेटमेंट मैं आपको क्यों दे रहा हूँ? ताकि आप अपने आंसर राइट करें, मैं फिर ऐसे में इन सारे स्टेटमेंट को यूज करिए। दोस्तों, आज वर्ल्ड जेलीफिश डे है। इसकी कोई थीम नहीं रखी गई इस बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेलीफिश कैसा होता है। वैसे पहली बार मैं इसको देख रहा था, जब मैं इसको सर्च किया, थोड़ा कैसा लग रहा है ये देखिए। यहाँ पे जैसे रेसे से रेसे निकले, मतलब धागे टाइप का है ना। पहले तो मुझे लगा यही है ना जेलीफिश, फिर मैं 3-4 इमेज देखा तो सब में इसी तरीके का कुछ कमोबेश दिखाया गया था, तो मुझे लगा अच्छा हाँ यही है। तो इसकी कोई थीम नहीं रखी गई 2023 के लिए, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लेंगे कि सर आप थीम नहीं बताएं। थीम रखी नहीं गई है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक COP28 की मीटिंग होने वाली है अबू धाबी में। तो इसी नाते आप देखेंगे जब तक मीटिंग होने जाती है और मीटिंग होने के कुछ दिन बाद तक लगातार इस तरीके के आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे जलवायु परिवर्तन से संबंधित। अब यहाँ पे बात की जा रही है जो जलवायु परिवर्तन है उससे निपटने के लिए जो वर्तमान समय में वित्त उपलब्ध कराया जा रहा है वो वित्त बहुत अपर्याप्त है। अभी इसकी तुलना में हमें बहुत ज्यादा पैसा जुटाना पड़ेगा, खास करके जो विकासशील देश हैं उनके लिए, क्योंकि विकासशील देशों के पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही उनके पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो इससे निपटने के लिए अकेले काम कर सके। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो विभिन्न संस्थान जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, उसके अलावा जैसे आप देखें जो विकसित अर्थव्यवस्था है, अमेरिका हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, तो इन सबको मिलकर साथ में काम करना चाहिए। इन सबको विकासशील देशों को पैसा देना चाहिए, उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए ताकि जलवायु परिवर्तन से निपटने में ये लोग सक्षम हो सकें। तो दोस्तों, एक बार अच्छे से इस आर्टिकल को समझ लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है जब तक ये मीटिंग होने जाएगी और मीटिंग होने के बाद कुछ दिनों तक लगातार इस तरीके के आर्टिकल आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो बार बार उसी पे टाइम लॉस नहीं करना है। अब देखिए, एक आर्टिकल ये है, एक आर्टिकल और है, एक आर्टिकल ये है, तो ये दोनों ही सेम बातें कर रहे हैं। बल्कि यहाँ पे जो बात की जा रही है वो यूनिप के माध्यम से की जा रही है और वहाँ पे जो बात की जा रही थी वो द हिंदू का था और ये द इंडियन एक्सप्रेस का है। तो वहाँ पे जो बात की जा रही थी वो एडिटोरियल था उस जिसको किसी ने लिखा था, और यहाँ पे यूनिप के माध्यम से बताया जा रहा है। यूनिप ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें ये बताया है। तो दोनों बातें लगभग कमोबेश सेम है, जिसमें ये बताया कि जो वर्तमान समय जलवायु परिवर्तन है उसके उससे निपटने के लिए हमारे पास वित्त की कमी है। तो इस आर्टिकल को हम समझ लेते हैं कि वित्त की कितना कमी है। यहाँ पे आपको कुछ डेटा भी दिया गया और ये भी बताया गया कि और हम क्या कर सकते हैं ये सारी चीजें निपटने के लिए, कितना स्तर पे हमें काम करना पड़ेगा ताकि जो जलवायु परिवर्तन है उससे निपटने में हमें आसानी हो सके। तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। यहाँ पे वही बात की जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि जो जलवायु परिवर्तन है उससे निपटने के लिए, उसका अनुकूलन करने के लिए जितना धन होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा कम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उपायों के लिए उपलब्ध कराया जाने वाला धन कम हो रहा है और आवश्यकता के पैमाने के आसपास भी नहीं, यानी कि जितनी जरूरत है उसके आसपास भी नहीं दिख रहा। मान लीजिए 100 रुपए की जरूरत है तो ये 30-40 रुपए ही दिख रहा है, इसके आसपास भी नजर नहीं आ रहा है, 80-90 रुपए भी नहीं दिख रहा है। 2021 में अनुकूलन परियोजनाओं के लिए विकासशील देशों में लगभग $21 बिलियन गए थे। $21 बिलियन प्राप्त हुआ था विकासशील देशों को, जो पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 15% कम था। अब यहाँ पे बताइए, लगातार जलवायु परिवर्तन की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं तो यहाँ पे जो वित्त है वो भी बढ़ना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं वित्त में कमी आ रही है। बात की जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनिप द्वारा जारी अनुकूलन गैप रिपोर्ट में यह बताया गया है जो विकासशील देश हैं इन सबको एक साथ मिलकर के सार्थक प्रयास करना होगा और इसके लिए इस दशक में हर साल कम से कम $215 बिलियन की आवश्यकता होगी। उसके अलावा यहाँ पे यही बताया कि जो अनुकूलन गैप रिपोर्ट है ये यूएनओ का एक वार्षिक प्रकाशन है जो साल के अंत में होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से ठीक पहले जारी किया गया है और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन की वैश्विक स्थिति प्रस्तुत करता है। इस वर्ष की रिपोर्ट अनुकूलन वित्त या अनुकूलन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन की उपलब्धता पर केंद्रित है। बात की जा रही है चूंकि अल्पावधि में जलवायु परिवर्तन के सामने आने वाले प्रभावों को रोकने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए जीवन, आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए अनुकूलन महत्वपूर्ण है, खासकर विकासशील और कम लचीलेपन वाले सबसे कमजोर देशों में। दोस्तों, आपको याद होगा अभी हमने कल या परसों एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें बताया जा रहा था आर्कटिक वाला जो क्षेत्र है इसकी बर्फ इतना तेजी से पिघल रही है और अब अगर हम तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम पे भी ले आए उसके बाद भी ये बर्फ बचेगी नहीं, बर्फ पिघल के ही रहेगी। तो इसी तरीके से आप भी बताया जा रहा है कि जो जलवायु परिवर्तन से जोखिम उत्पन्न होने वाला है वो इस लेवल पे आ चुका है कि हम उसके बहुत सारे प्रभावों को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि भूकंप आ गया, भूकंप को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन उससे बचने के लिए
जो उसके उससे होने वाली हानि है उसको कम करने के लिए हम उपाय कर सकते हैं। तो इसी तरीके से भी बताया जा रहा है कि जो जलवायु परिवर्तन है वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। अब हम इससे बचने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, इसी को अनुकूलन कहा गया है। अपने विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर देश कई प्रकार के अनुकूलन उपाय कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं समुद्र तट को मजबूत करना, या विशेष रूप से द्वीपीय देशों में समुद्री दीवारों के निर्माण, नए तापमान प्रतिरोधी खाद्य फसलों के साथ प्रयोग, जलवायु लचीला बुनियादी ढांचे का निर्माण, पानी के स्रोतों को सुरक्षित करने, या इसी तरह के कई अन्य कार्यों के रूप में हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे जैसे भारत हो गया, फिर बांग्लादेश हो गया, इसी तरीके से अमेरिका हो गया, यूरोपीय यूनियन, तो सारे देशों की आवश्यकताएं एक जैसी तो है नहीं। तो जब सारे देशों की आवश्यकताएं एक जैसी नहीं है तो फिर उनके काम एक जैसे कैसे हो सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रही है कि जो अलग अलग देश हैं वो अपने आवश्यकता के अनुसार काम कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए इंडोनेशिया होगा, तो ये पूरी तरीके से द्वीपीय देश है, तो भैया इनको और भी नेक्स्ट लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा, क्योंकि इनका पूरा देश ही द्वीपीय देश है। तो ये पूरी तरीके से समुद्र से घिरे हुए हैं। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी पानी में वृद्धि होती है, जो समुद्र जल स्तर है उसमें थोड़ी सी भी वृद्धि हुई, तो ये इंडोनेशिया पूरा डूबने की कगार पे आ जाएगा। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ऐसे जो राज्य हमारे खास करके साउथ इंडियन राज्य, ये आपको कोस्टल राज्य देखने को मिलेंगे, यानी कि तटीय राज्य देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे हमें ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप बात करें मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पे थोड़ी सी कम दिक्कत देखने को मिलेगी। तो हमारे देश के ऊपर अलग इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इंडोनेशिया के ऊपर अलग इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो उसी के हिसाब से इनको काम भी करना है। उसके अलावा बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वास्तुकला के तहत विकसित देशों को, विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन बनाने में मदद करने के लिए धन और प्रौद्योगिकी प्रदान करना अनिवार्य किया गया। यानी कि जैसे मान लीजिए जो विकसित देश है, अमेरिका हो गया, यूरोपियन यूनियन, इन लोग को क्या करना है, जो भी विकासशील देश है, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, इन सारे देशों को, अब इसमें चाइना भी आता है विकासशील देशों में, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है क्योंकि इसको अब डेवलप कंट्री मान लेना चाहिए। तो इन जो ये विकसित देश हैं इनको क्या करना चाहिए, तो इनको ये अनिवार्य है कि जो विकासशील देश हैं इनको पैसा दें, इनको वित्त प्रोवाइड करवाएं, ताकि विकासशील देश भी अपने आप ही जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए काम कर सकें। उसके अलावा बात करें कि जो विकासशील देश है वो अपने हिसाब से तो काम कर ही रहे हैं, उनके पास जितना भी पैसा है, जो भी संसाधन है, उसके हिसाब से तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता प्राप्त करने के भी हकदार। जैसे आप देखेंगे अभी पाकिस्तान में जब बाढ़ आई थी तो पाकिस्तान ने उसके मुआवजे की मांग की थी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से। उसने ये कहा था कि जलवायु परिवर्तन की वजह से आने वाली बाढ़ है और इस नाते मैं हकदार हूं कि मुझे कुछ सहायता दी जाए, कुछ वित्तीय सहायता दी जाए, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, रूस हो गया, इन सारे देशों के द्वारा हमें हेल्प करनी चाहिए। इसके पीछे की वजह क्या दोस्तों, तो आप देखेंगे जो भी विकसित देश हैं जैसे इंग्लैंड हो गया, अमेरिका, यूरोपियन, इन सारे देशों में ये लोग आज से पहले से, मतलब बहुत लंबे समय से ये लोग क्या कर रहे हैं, तो ये लोग पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि इनके यहाँ पे औद्योगिकरण बहुत जल्दी हो गया था। जितना इन लोगों ने ऐतिहासिक रूप से उत्सर्जन किया है वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। इन्होंने ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन किया है, और अब जब हमारी बारी आई कार्बन उत्सर्जन करने की, जब हमारे यहाँ पे उद्योग धंधे लगने शुरू हुए, तो फिर जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं देखने को मिल रही है। जलवायु परिवर्तन के नाम पे इनको रोका जा रहा है। तो जब भैया आपने ऐतिहासिक रूप से इतना ज्यादा उत्सर्जन किया तो ऐतिहासिक रूप से आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा होनी चाहिए। तो वही चीज देखने को मिले कि जब आपने उत्सर्जन किया था, आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अब आप पैसा प्रोवाइड कर रहे हो जो भी विकासशील देश है, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन है वो किसी भी देश की वजह से हो, चाहे ए देश की वजह से हो, चाहे बी देश की वजह से, लेकिन उसका इम्पैक्ट सारी दुनिया पे ही पड़ने वाला है। कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे अच्छा, कहीं पे खराब, लेकिन पड़ेगा सारी दुनिया पे। तो इस नाते इस सारी दुनिया को एक साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एनडीसी के बारे में बात की जा रही है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके अलावा बात की जा रही है कि जो विकासशील देश हैं इनके द्वारा रखी गई संयुक्त आवश्यकता वर्तमान में उपलब्ध धन से कहीं अधिक है। यानी कि जो भी विकासशील देश है इनको जितना पैसा चाहिए, इन्होंने जो मांग रखी है और जो वित्त मिल रहा है, वो उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा खाई देखने को मिल रही है। वही चीज अनुकूलन गैप रिपोर्ट में बताया गया है यूनिट के माध्यम से। अनुकूलन गैप रिपोर्ट ने अनुकूलन वित्त की वर्तमान आवश्यकता का दो तरह से आकलन किया है। इसने देशों द्वारा अपने एनडीसी में रखी गई सभी आवश्यकताओं को एक साथ रखा, और यह इस दशक में हर साल लगभग 387 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। अलग से, यानी कि दूसरा तरीका क्या है, तो इसने दुनिया भर में जिस तरह के अनुकूलन की आवश्यकता थी और उन प्रयासों का समर्थन करने के लिए आवश्यक धन का मॉडलिंग अभ्यास किया। इस अभ्यास से इस दशक में हर साल 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त हुई। इस दशक के बाद यह संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो भी देश हैं विकासशील खास करके, तो उन्होंने जो भी इंडेसी निर्धारित किया, अगर उसके हिसाब से हम देखें कि हमारे इंडेसी इतना है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इतना है, कि हम इतना अपने स्वैच्छिक स्तर पर हम इतना उत्सर्जन कम करने वाले हैं, अगर उसके हिसाब से हम लागत देखते हैं तो यहाँ पे 387 बिलियन डॉलर हमें जरूरत पड़ने वाली है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, टोटल विश्व को साथ में लेकर चल रहे हैं, अगर उनके हिसाब से हम देखते हैं तो यहाँ पे बात की जा रही है कि 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता पड़ने वाली है। उसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बताया कि अनुकूलन वित्त अंतर वो भी बढ़ गया है। अब अनुकूलन वित्त अंतर से क्या मतलब है दोस्तों? अंतर से मतलब यही है,
देखिए मान लीजिए चाहिए था 100 रुपये, मिल रहा है 40 रुपये, तो इसके बीच कितना अंतर है, इसके बीच आ रहा है 60 रुपये का अंतर। तो यही है अनुकूलन वित्त अंतर, यानी कि जो भी जलवायु परिवर्तन की वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको अनुकूलित करने के लिए, उसको संभालने के लिए हमें जितना पैसा चाहिए था उतना मिल नहीं रहा है, जितना मिल रहा है और जितना चाहिए था उन दोनों के बीच का गैप जो है उसी को अनुकूलन वित्त अंतर कहा गया है। उसके अलावा रिपोर्ट में ये भी बताया कि जो अनुकूलन अंतर है वर्तमान अंतरराष्ट्रीय अनुकूलन वित्त प्रवाह से 10 से 18 गुना अधिक होने की भी संभावना अभी तक, यानी कि इसमें और भी बढ़ोतरी होने की संभावना है, यानी कि जितना चाहिए पैसा और जितना मिल रहा है इसके बीच जो गैप आने वाला है ये अभी और बढ़ने वाला है। मान लीजिए 100 रुपये चाहिए था, अभी मिल रहा है 40 रुपये, आने वाले समय में 200 रुपये चाहिए और मिलेगा कितना, तो 30 रुपये। इस तरीके से हमें यहाँ पे फर्क देखने को मिलने वाला है। और ये पिछले सीमा अनुमानों की तुलना में कम से कम 50% अधिक है, यानी इसके पहले जो इन्होंने अनुमान लगाया था वो इससे 50% अधिक है, यानी इसके पहले जो अनुमान था वो 50% कम था। अब इन्होंने जो अनुमान लगाया है, मान लीजिए पिछले बार इन्होंने 100 रुपये का अनुमान लगाया था, अभी बढ़ करके 150 रुपये हो चुका है। न केवल अनुकूलन के लिए बल्कि अन्य सभी प्रकार की जलवायु आवश्यकताओं के लिए, जिसे जलवायु वित्त कहा जाता है, वित्त प्रवाह बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विकसित देशों ने 2009 में ही 2020 से हर साल जलवायु वित्त में कम से कम 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का वादा किया था, लेकिन समय सीमा के 3 साल बाद भी वह राशि प्राप्त नहीं हुई है। इस बीच जलवायु वित्त की आवश्यकता आसमान छू गई है और अब हर साल खरबों डॉलर होने का अनुमान, यानी कि अब जो जलवायु वित्त है इससे निपटने के लिए हमें हर साल खरबों डॉलर की आवश्यकता पड़ने वाली है। 2021 में ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में विकसित देशों ने अनुकूलन के लिए धन दोगुना करने की प्रतिबद्धता जताई थी। अलग से एक समझौता यह भी है कि 2025 तक हर साल 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का एक नया जलवायु वित्त पोषण लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। इनका सिर्फ लक्ष्य ही रखते हैं ये लोग, इसको टारगेट को कभी पूरा नहीं करते हैं, बस रखते हैं कि 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना है, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना है, 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना है। ये लोग इस तरीके के लक्ष्य रखेंगे लेकिन उसको कभी अचीव नहीं करेंगे, क्योंकि जो विकसित देश है ना फिर बाद में मुकर जाते हैं, कहते हैं हम क्यों पैसा दें, जो विकासशील देश है वो अपने से करें, हम अपना पैसा क्यों दें इनको। और यहाँ पे पैसा छोड़े प्रौद्योगिकी तक नहीं देंगे, मतलब अगर कोई इन्होंने टेक्नोलॉजी विकसित कर ली जिससे जलवायु परिवर्तन को निपटने में हम सहायता मिल सकती है, तो ये टेक्नोलॉजी भी विकासशील देशों को नहीं देते हैं। लेकिन अनुकूलन गैप रिपोर्ट से भी पता चलता है कि जो जलवायु वित्त है इसको जुटाने की जो मौजूदा महत्वाकांक्षा है ये सिर्फ पर्याप्त नहीं होगी, हमें और नेक्स्ट लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन अब नेक्स्ट लेवल पे आ चुका है। अब आप लोग इतना इसको हल्के में ले रहे थे तो इसने ये दिखा दिया कि मैं क्या चीज हूँ। जबकि 2025 तक अनुकूलन वित्त को दोगुना करना और 2030 के लिए नया सामूहिक प्रमाणित लक्ष्य जो विचाराधीन है, इस वित्त अंतर को कम करने में मदद करने में सहायक होगा। अकेले अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त में वृद्धि से इसे बंद करने की संभावना नहीं है। उदाहरण के लिए अनुकूलन वित्त को दोगुना करने यानी 2025 तक जो इसका लक्ष्य रखा गया कि लक्ष्य को प्राप्त करने के अंतर से केवल 5% से 10% के बीच कम होगा, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है। यानी इनका जो अभी लक्ष्य रखा गया कि 2025 तक हम अनुकूलन वित्त को बढ़ा करके दोगुना कर देंगे, अगर ये दोगुना भी कर दें 2025 तक, तो जो अनुकूलन वित्त का अंतर है, जो हमें अभी मैंने आपको समझा कि 100 रुपये चाहिए था और मिल रहा है 40 रुपया, जो ये अंतर है वो अंतर तब भी सिर्फ 5 से लेकर के 10% की कमी आने वाली है उसमें, यानी बहुत ज्यादा कमी नहीं आने वाली, ऐसा नहीं कि वो समाप्त हो जाएगा। यानी आप सोचिए ना कि 10% की कमी आ रही, बाकी का जो 90% गैप है वो बचा हुआ है, तो इसके लिए कौन काम करेगा, इसके लिए भी और नेक्स्ट लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जो देश हैं उनको अपने अनुकूलन प्रयासों के वित्त पोषण के लिए अपने संसाधनों और निजी वित्त पर अधिक निर्भर रहना होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है वो इतना आसानी से हेल्प नहीं करने वाला है, इतना अच्छे से काम नहीं करने वाला है। बात की जा रही घरेलू व्यय और निजी वित्त संभावित रूप से अनुकूलन वित्त के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। घरेलू बजट कई विकासशील देशों में अनुकूलन के लिए वित्त पोषण का एक बड़ा स्रोत होने की संभावना है, जो सरकारी बजट के 0.2% से लेकर के 5% तक है। घरेलू व्यय से क्या मतलब है, यहाँ पे आपके घर के खर्चे से मतलब नहीं है, घरेलू व्यय से मतलब है जो देश का बजट होता है उसकी बात की जा रही है। दुनिया भर में और अधिकांश क्षेत्रों जैसे कि पानी, भोजन और कृषि, परिवहन और बुनियादी ढांचे, पर्यटन आदि में निजी क्षेत्र के अनुकूलन हस्तक्षेप में वृद्धि को खंडित साक्ष्य भी हैं। इसमें बड़ी कंपनियों द्वारा आंतरिक निवेश, वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुकूलन में योगदान देने वाली गतिविधियों के लिए वित्त का प्रावधान और कंपनियों द्वारा अनुकूलन वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान भी शामिल है। ये सारी बातें रिपोर्ट में ही कही गई हैं, तो यहाँ पे बार बार रिपोर्ट में कहा गया बताने की जरूरत नहीं है। यह अनुकूलन अंतर को पाटने के 7 तरीकों की पहचान करता है। कितने, तो 7 तरीकों की, जिसमें अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रवाह में वृद्धि और संसाधनों का अधिक घरेलू जुटाव भी शामिल है। इसके अलावा यह बहुपक्षीय एजेंसियों, विश्व बैंक या IMF से जलवायु संबंधित उद्देश्यों के लिए वित्त की अधिक और आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक वित्तीय वास्तुकला में सुधार का आह्वान करता है। यानी ये जो रिपोर्ट है इसमें ये कहा गया, एक तो जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय है, जो विकसित देश है उनको भी हेल्प करनी चाहिए, दूसरा जो देश है उनको अपने स्तर पर भी काम करना चाहिए, तीसरा इसने ये कहा कि जो बहुपक्षीय एजेंसियां जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, तो इन सबको मिलकर साथ में काम करना चाहिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ADB, NDB हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इस तरीके के जो भी हैं इन सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए, ताकि जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है उसको कम से कम किया जा सके
और देशों को अपने इनसे निपटने में सहायता मिल सके। बात की जा रही है इस मुद्दे पर कुछ वर्षों से गहनता से चर्चा की जा रही है, क्योंकि यह स्पष्ट हो गया है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह का वर्तमान स्तर बेहद अपर्याप्त है और मौजूदा नियम जलवायु संबंधित परियोजनाओं के लिए अधिक संसाधन जुटाने के लिए बहुत कठोर हैं। अनुकूलन गैप रिपोर्ट इस वर्ष दुबई में आयोजित होने वाले वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में चर्चा में एक महत्वपूर्ण इनपुट है। यानी कि जब ये चर्चा करेंगे तो इस रिपोर्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट एक राह प्रदान करेगी, एक दिशा प्रदान करेगी कि जो जलवायु वित्त है वो कहाँ पे जा रहा है, अनुकूलन वित्त है वो कहाँ पे जा रहा है। तो इसके बारे में जब यहाँ पे सम्मेलन होगा COP28 का, तो उसमें चर्चा भी की जा सकेगी। दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे न्यूज है, तो इसको भी पहले देख लेते हैं हम लोग। बात की जा रही है हमारे प्रधानमंत्री जी 3 नवंबर को वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। कहाँ पे करेंगे? तो नई दिल्ली में करेंगे। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पे दी गई है। जैसे प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, तो नई दिल्ली में प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में एक बड़े खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। अब आपसे क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, जैसे ये पूछ लिया कि कौन सा संस्करण था, कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। एक ही लाइन से आपके 3-4 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। खास करके जो स्टेट पीसेस होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके बारे में भी हम लोग 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं और बहुत अच्छे से डिस्कस किया। को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 लाख से अधिक SHG सदस्यों को बीच पूंजी सहायता वितरित करेंगे। इसको सीड फंडिंग कहा जाता है। सीड फंडिंग का क्या मतलब है कि आप लोग को पैसा प्रोवाइड करवाया जाए ताकि आप लोग इस क्षेत्र में काम कर सकें। इस सहायता से SHG को बेहतर पैकेजिंग और गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण के माध्यम से बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के हिस्से के रूप में फूड स्ट्रीट का भी उद्घाटन करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो फूड स्ट्रीट होता है, अब जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है ना कि कुछ अच्छे लोग होते हैं लेकिन उनको इतना व्यापक स्तर पर काम नहीं मिल पाता है, फिर जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इस तरीके से वो फेमस नहीं हो पाते हैं, लेकिन वो खाना अच्छा बनाते हैं, साफ सफाई से रहते हैं, अच्छे से सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो उन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा। इसमें क्षेत्रीय व्यंजन और शाही पाक विरासत को दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे पाक पाकिस्तान वाले, पाक का मतलब पकवान से है, भोजन से है। इसमें 200 से अधिक शेफ भाग लेंगे और पारंपरिक भारतीय व्यंजन पेश करेंगे, जिससे लोगों को बेहतरीन पाक अनुभव होगा। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाना भी है। अब यहाँ से यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, तो यही एक ही लाइन से यूपीएससी 2 क्वेश्चन बना देगा, मतलब 2 स्टेटमेंट दे देगा और आपका एक क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। सीधा सीधा स्टेटमेंट देगा कभी हाल ही में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है। पहला स्टेटमेंट आपको ये दे देगा कि भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी बनाना है। दूसरा स्टेटमेंट आपको ये दे देगा कि जो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने वाले हम, इसके रूप में मनाना जो है उसको भी यहाँ पे टारगेट करता है, उसका भी ये उद्देश्य है। फिर आपको दोनों स्टेटमेंट दे देगा, आपसे पूछेगा कौन से सही है, फिर पूछेगा कौन से गलत है। इस तरीके से आपसे बन सकता है क्वेश्चन। यह कार्यक्रम सरकारी निकायों, उद्योगों के पेशेवरों, किसानों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों को चर्चा में शामिल होने, साझेदारी स्थापित करने और कृषि खाद्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक नेटवर्किंग और व्यापक मंच प्रदान करने वाला है। खाद्य क्षेत्र में निवेश और कारोबार शुरू करने में आसानी पर फोकस के साथ इस कार्यक्रम में CEO गोलमेज बैठकें भी होने वाली हैं। यहाँ से आपसे देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी में। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में नवाचार और उसके सामर्थ्य को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न मंडप भी स्थापित किए जाएंगे। अब आप सोचेंगे सर क्वेश्चन बन सकता है, आप बता रहे पर क्वेश्चन दिखा नहीं रहे, तो संडे की इंतजार करिए। संडे में हम बताएंगे कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। आप संडे में देखिएगा जो MCQ की वीडियो आने वाली है, आप खुद देखेंगे कि आपने वही टॉपिक पढ़ा था, आपने टॉपिक अच्छे से सुना होगा, फिर उसके बाद भी आप क्वेश्चन गलत करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि यार अभी मुझे और भी मेहनत करने की जरूरत है। तब आपको लगे कि मुझे कितना याद रह रहा है। और देखिए अगर मान लीजिए मैं ये चीज़ जो पहले कर रहा था, ये टॉपिक हमने पढ़ा, उसके बाद तुरंत मैंने आपको MCQ दिखा दिया, तो उसका उतना ज़्यादा फायदा मेरी नज़र में इसलिए नहीं था क्योंकि तुरंत तो आपने टॉपिक पढ़ा है, तुरंत तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो भैया वो तो कोई भी बता देगा ना, तुरंत आप पढ़ के आ रहे हो, तुरंत कोई भी पूछ लिया, तब तो आपका आंसर पता ही है। लेकिन 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद हमें कितना याद रह जाता है वो मैटर करता है ना। तो इसलिए अब हम लोग संडे को MCQ की वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आपका जो होगा एक तरीके से आप कह सकते हैं रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि पूरे हफ्ते में जो हम पढ़े रहेंगे उसी को MCQ वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए फायदेमंद भी, एक तरीके से आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तीसरा आप ये देख लेंगे कि 1 हफ्ते बाद मुझे कितना याद था, तब आपको पता चलेगा ना कि आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में वित्तीय सशक्तिकरण, गुणवत्ता आश्वासन और मशीनरी तथा प्रौद्योगिकी में नवाचारों पर जोर देने के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 48 सत्र आयोजित किए जाएंगे। और ये जो फुल प्रोग्राम होने वाला है इसमें बहुत सारे CEO भाग लेंगे। 80 से अधिक देशों के प्रतिभागियों की मेजबानी करने की तैयारी है और इसमें 80 से अधिक देशों के 1200 से अधिक विदेशी खरीदार भी आएंगे। इसके साथ ही इसमें एक रिवर्स बायर सेलर मीट की भी सुविधा होगी।
अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। बात की जाए इस आयोजन में नीदरलैंड होगा, ये हमारा भागीदार देश के रूप में काम करेगा, और जो जापान होगा ये हमारा फोकस देश होगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे बात करें भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि क्वालिटी कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, QCI के बारे में। इसने सतत व्यापार और मानकों पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। कौन सा संस्करण है? तो तीसरा संस्करण है। कहाँ पे ये हो रहा है? तो ये भी नई दिल्ली में ही हो रहा है। बात की रही जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है, इसी के अंतर्गत आने वाले उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के एक स्वायत्त संगठन भारतीय गुणवत्ता परिषद। अच्छा, इसके नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका काम क्या है। इसका काम ये कि जो भी वस्तुएं बनती है, जो भी चीजें, उसकी जो क्वालिटी होती है उसको मेंटेन करे, उसका जो स्तर होता है उसको बना के रखे। ऐसा नहीं कि कोई थर्ड क्वालिटी का सामान बेच रहा है। आज नई दिल्ली में सतत व्यापार और मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। ये कौन 2 दिवसीय मेजबान था, सॉरी 2 दिवसीय सम्मेलन था। इस 2 दिवसीय ICSTS का आयोजन निजी स्थिरता मानकों पर भारतीय राष्ट्रीय मंच द्वारा किया गया है और इसकी मेजबानी QCI द्वारा स्थिरता मानकों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के सहयोग से की गई है। उसके अलावा बात करें कि जो ये सम्मेलन हुआ, इसमें व्यापार संबंधों को मजबूत करने और मानकों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए QCI के द्वारा और अफ्रीकी मानकीकरण संगठन के साथ मिलकर के इन दोनों के बीच एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। उसके अलावा बात करें राष्ट्रीय तकनीकी कार्य समूह व्यवस्था के माध्यम से ग्लोबल GAP द्वारा INJAP की बेंचमार्किंग और राष्ट्रीय व्याख्या दिशा निर्देशों NIG का सृजन भी ICSTS के दौरान हुआ, जिससे लगभग 12,000 किसानों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। ये 12,000 किसान है, गलती से निकल गया था 1200। आपसी सहभागिता को जारी रखते हुए भारत ने स्वैच्छिक स्थिरता मानकों पर सहयोग के लिए ब्राजील, मेक्सिको और अब अफ्रीकी क्षेत्रीय मानक संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC पहल की डिजिटलीकरण पहल ई-कॉमर्स क्रांति को बढ़ावा देने की इसकी प्रतिबद्धता के अनुरूप होगी, जिससे डिजिटल युग में व्यापार और भी अधिक सुलभ एवं बेहतरीन हो जाएगा। इससे सामग्री, उत्पादों की खूबियों, गणना की विधियों, घोषणाओं के प्रारूपों के बारे में IEC ISO मानकों में आवश्यक सहयोग मिलेगा। गोपनीयता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। इससे सभी साझेदारों की पूर्ण डेटा संप्रभुता के लिए समकक्षों के बीच संचार विकेंद्रीकृत व्यवस्था की भी सुविधा मिलने वाली है। ONDC नेटवर्क में विक्रेता ऐप पर निर्बाध रूप से संस्थाओं को शामिल करने के लिए, उनकी डिजिटल तैयारी का आकलन करने के लिए ONDC ने QCI की पहचान की। दोस्तों, यहाँ पे बात करें कि श्री संजय कुमार ने अभिनय समाधानों के कार्यशील प्रोटोटाइप बनाने के लिए युवाओं पर लक्षित एक राष्ट्रीय स्तर के इनोवेटिव चैलेंज का उद्घाटन किया। ये संजय कुमार जी कौन है? तो ये स्कूली एवं साक्षरता विभाग के सचिव हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार ने एक राष्ट्रीय स्तर के इनोवेटिव चैलेंज का उद्घाटन किया, जिसका लक्ष्य युवाओं को नवोन्मेषी समाधानों के कार्यात्मक प्रोटोटाइप बनाने के लिए प्रेरित करना है। शिक्षा मंत्रालय ने यूनिसेफ और युवावाह के साथ साझेदारी में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन की अगुवाई में ATL मैराथन कार्यक्रम के साथ सहयोग किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, एक बार UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अटल मिशन है किसके द्वारा चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपको ATL दिख रहा है, इसका पूरा नाम है अटल टिंकरिंग लैब। ये किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ये नीति आयोग के द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। तो यहाँ पे एक बार UPSC में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक बार आप PYQ उठा के जरूर देखिएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ATL मैराथन में पिछले 6 वर्षों में पूरे भारत के स्कूली छात्रों द्वारा 32,000 से अधिक नवोन्मेषण यानी कि इनोवेशन प्रस्तुत किए गए हैं। स्कूल नवोन्मेषण परिषद के तहत कार्यक्रम के सर्वश्रेष्ठ नवोन्मेषकों की सहायता भी की जाएगी, जिसमें 200 नवोन्मेषकों के लिए 1 लाख रुपए का सीड फंड प्रदान किया जाएगा, जिसमें ATL मैराथन के फाइनलिस्टों पर विचार किया जाएगा। यहाँ पे जो नवोन्मेषण है इसका मतलब है इनोवेशन, और जो नवोन्मेषक है इसका मतलब है इनोवेटर्स। लगे कि इतना शुद्ध हिंदी है यार, ये क्या है, समझ ही नहीं आ रहा, तो यहाँ पे उसका मतलब मैंने आपको बता दिया है। कम से कम देखिए, वही चीज़ है ना कि कभी कभी हिंदी के वर्ड समझ नहीं आते हैं। अब यहाँ पे जो नवोन्मेषण है, किसी को बताओगे तो यार पहले तो बोलने में दिक्कत हो रही कि क्या है, फिर सामने वाला समझेगा भी, सुनेगा भी, तो उसको लगेगा कि यार ये क्या चीज़ है, ये क्या होता है। पर अभी जब उसको ये बताओगे कि इनोवेशन के बारे में बात करिए, अच्छा अच्छा इनोवेशन है, अच्छा इनोवेटर है, हाँ, तो वो चीज़ उनको ज़्यादा रिलेट होती है। इस वर्ष के ATL मैराथन की थीम क्या रखी है? तो भारत का 75वां गणतंत्र दिवस। इसमें अंतरिक्ष क्षेत्र हो गया, कृषि का क्षेत्र हो गया, समावेशिता हो गया, आपदा प्रबंधन, गतिशीलता, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं के विवरण शामिल है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाली टीमों को स्टूडेंट इनोवेटर प्रोग्राम में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जिसमें भारत की प्रमुख कंपनियों और इंक्यूबेशन सेंटरों के साथ इंटर्नशिप भी शामिल होगी। उन्हें नीति आयोग के AIM से प्रमाण पत्र और विभिन्न रोमांचक अवसर भी प्राप्त होंगे। AIM क्या है? तो अटल इनोवेशन मिशन। अब यहाँ पे आप नाम देखिए ना, इनोवेशन, यानी कि यहाँ पे क्या करने वाले हैं? तो नवाचार करने वाले हैं, नवीन्वेषण करने वाले हैं। इसके लिए कार्यक्रम लाया गया था।
कभी और आर्टिकल आता है इसके बारे में तो हम इसके बारे में जान लेंगे। जो ATL चल रहा है, अटल टिंकरिंग लैब, या फिर अटल इनोवेशन मिशन जो चल रहा है, एम, उसके बारे में हम जानेंगे अच्छे से। दोस्तों यहाँ पे बात करें सर्बानंद सोनोवाल, ये कौन होती है? केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं हमारे। कल पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू जल यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो पहली बात तो ये आपसे ये पूछ लेगा कोस्टा सेरेना क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर सेवा है, ये घरेलू में इसको चालू करने वाले। कहाँ से चालू करने होते? मुंबई में। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं। तब आपसे यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि कहाँ से शुरू करेंगे? तो मुंबई से शुरू करेंगे। किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो ये जो सर्बानंद सोनोवाल है, इनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोस्टा सरेना क्या है? तो आपको ये याद रखना है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइन है रहेगी। बात करें रसायन और पेट्रो रसायन विभाग ने ICC सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2023 के 5वें संस्करण का आयोजन किया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कौन सा संस्करण है? ये 5वां संस्करण है। दोस्तों यहाँ पे बात करें नीति आयोग SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाने के लिए विकास हेतु डेटा का उपयोग D4D यानी कि डेटा फॉर डेवलपमेंट पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसमें 4 फोकस होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 शब्द, निर्वैनिकता होगा, समावेशन होगा, प्रौद्योगिकी और वित्त होगा, उसके अलावा क्षमता निर्माण होगा। जैसे अगर हम निर्वैनिकता के बारे में बात करें तो उच्च गुणवत्ता वाले डेटा और अस्थायी डेटा और संरचना को बढ़ाना, टिकाऊ विकास के लिए डेटा सूचित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। समावेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जेंडर और डेटा असमानताओं को दूर करने पर विशेष फोकस के साथ साथ विकास उद्देश्यों के लिए डेटा के समावेशी उपयोग को बढ़ावा देने के साथ डिजिटल अंतर को पाटना। और अगर हम प्रौद्योगिकी और वित्त की बात करते हैं तो विकास पहलों की प्रगति और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी सहायता को बढ़ावा देने के साथ साथ अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करना। अच्छा, यहाँ पे आप कहीं भी देखिए ना तो वित्त के बिना कोई भी काम हो नहीं सकता है, तो इसलिए वित्त को जरूर उसमें ऐड करते हैं, क्योंकि पैसा ही नहीं रहेगा तो बाकी सारे काम होंगे कहाँ से? और फिर टेक्नोलॉजी टेक का जमाना है, तो बिना टेक के कहाँ से काम चलने वाला है? तो वो दोनों चीजें यहाँ पे हैं। क्षमता निर्माण आप देखेंगे इसमें अगर तो बात की जा रही है SDG को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हो गए, संगठन हो गए, कोई और संस्थान हो गए, तो उन सबकी क्षमता बढ़ाना है, उनमें सुधार करना है। उसके लिए उनको चाहे ट्रेनिंग देनी पड़े, चाहे कुछ और भी करना पड़े, ताकि उनकी क्षमता में सुधार हो सके और अच्छे से जल्दी हम जो SDG उसको प्राप्त कर सके।